नए राशन कार्ड के लिए आवेदनों को मिलेगी स्वीकृति। स्वीकृत राशन कार्ड का लाभान्वितों के बीच होगा वितरण। राशन डीलर से अगर शिकायत है तो होगा निराकरण। पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त कर जांच उपरांत लाभान्वितों को मिलेगा स्वीकृति पत्र। मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड हेतु आवेदन और मनरेगा की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। हरिया बिक्री के रोजगार से जुड़ी महिलाओं की पहचान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। धोती, साड़ी एवं कंबल का होगा वितरण। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। केसीसी और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भू माफी के लंबित वादों का निष्पादन। नए विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। कालाजार संक्रमित बालू मक्खी के काटने से फैलने वाला रोग है। कालाजार से बचाव के लिए वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त किए जाने वाले कीटनाशी का छिड़काव अपने घर के अंदर सभी कमरों की दीवारों और पशुशाला में जरूर कराएं। बालू मक्खियाँ घर के अंदर नम दीवारों में बनी दरारों तथा पशुशाला की नमी वाले स्थानों में पनपती है। कालाजार प्रभावित जिले दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज में कीटनाशी का छिड़काव आपके गांव में किया जा रहा है। याद रखें, छिड़काव में एक भी घर, एक भी कमरा ना छूटे। 15 दिनों से बुखार हो या चमड़े पर लाल या सफेद धब्बे या गांठें हो तो अपने गाँव की सहिया या घर आए छिड़काव कर्मियों को बताएं अथवा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कालाजार की जांच और उपचार की सुविधा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रखेंगे आधारशिला। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे। राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली के प्रगति मैदान में दिखी राज्य की परंपरा और संस्कृति की झलक। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि उद्योगों के मील का पत्थर साबित होगी नई औद्योगिक नीति। और नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप के खिलाड़ियों का हुआ ट्रायल। 20 महिला फुटबॉल खिलाड़ी आज जाएंगी केरल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239784046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कानपुर में हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। यह विश्वविद्यालय देश का प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालय है। राष्ट्रपति कानपुर के 2 दिनों के दौरे पर हैं। के पूर्व विद्यार्थी अनेक शिक्षण एवं शोध संस्थानों को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री बलराम उपाध्याय,
आपके एलुमनाई एसोसिएशन को उत्साहपूर्ण सेवा प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने वाले एसबीटीओ के ऐसे सफल पूर्व विद्यार्थियों की सूची बहुत बड़ी है, अतः सबके नाम का उल्लेख करना संभव नहीं है। लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि आपका कंट्रीब्यूशन इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत मायने रखता है। और चांसलर महोदया ने जो एक बात उन्होंने अपने उद्बोधन में कही, मुझे लगता है उसको हमें अमल में लाना है तो कुछ ना कुछ उसमें आगे बढ़ना होगा। और उन्होंने ये कहा कि स्वेच्छा से आप आगे आइए और जो समाज का एक ऐसा वर्ग है, एक शोषित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, जिनके लिए वो स्कूल की फीस भरना नामुमकिन हो जाती है, उनको दूसरों का ट्यूशन और दूसरे क्लासेस, अभी वाईजू क्लासेस चल रहे हैं, उनकी भी फीस भरना मुश्किल हो जाती है। ये ऐसे बच्चों को क्या हम कुछ इस प्रकार की स्कॉलरशिप या किसी, मैं एलुमनाइयों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग इस पर सोचिएगा, क्योंकि अभी 2 दिन आपका और चलने वाला है, इस पर आप करिए। ये विद्यालय, ये विश्वविद्यालय आपका है और आपका ही रहेगा। देवी और सज्जनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का एसोसिएशन, जिसके करीब 5000 सदस्य हैं, सक्रिय रूप से इस संस्थान के विकास में निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। लगभग 2 साल पहले राष्ट्रपति भवन में आईआईटी दिल्ली के एक इंडाउमेंट फंड को आरंभ करने का मुझे अवसर मिला था। ऐसे फंड के माध्यम से पूर्व विद्यार्थी अपने संस्थान की बेहतरी के लिए डोनेशन दे सकते हैं और जरूरतमंद छात्रों की सहायता कर सकते हैं। उस इंडाउमेंट फंड की शुरुआत के समय ही पूर्व छात्रों ने 200 करोड़ रुपए का डोनेशन सुनिश्चित कर दिया था। ऐसे एंडाउमेंट्स के जरिए पूर्व विद्यार्थी भावी पीढ़ियों के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं देश भर में अनेक शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोहों में गया हूं, जहां मैंने देखा है कि हमारी बेटियों का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। इसका विकास, संपर्क बढ़ाने और अत्याधुनिक विमानन क्षेत्र सृजित करने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप है। केंद्र की नरेंद्र मोदी और यूपी की योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार यूपी को विकास के रास्ते पर तेजी से ले जा रही है। खासतौर पर बुनियादी ढांचे की मजबूती पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य बनने वाला है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। गुरुवार को होने वाले उद्घाटन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचे और वहां तैयारियों का जायजा लिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा और 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहां पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहां पर बनेंगी। इस एयरपोर्ट का निर्माण 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। ये हवाई अड्डा रणनीतिक रूप से स्थित है और इससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद सहित शहरी आबादी और पड़ोसी इलाकों के लोगों को सुविधा होगी। हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास 10,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हो रहा है। यह 1300 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फैला है। पहले चरण का निर्माण हो जाने के बाद हवाई अड्डे की क्षमता वार्षिक रूप से 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की सेवा करने की हो जाएगी। निर्माण कार्य तय समय से चल रहा है और 2024 तक पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड समय में
माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से 3.5 साल में ही ये शिलान्यास के स्टेज में आ गया है। पूरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद आ रहे हैं। इससे इकॉनमी में तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा ही। कम से कम 1 लाख लोगों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार का अवसर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर स्थानीय निवासी बेहद खुश हैं और मानते हैं कि एयरपोर्ट बनने से इस पूरे इलाके में विकास कार्यों को गति मिलेगी, इलाके की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। जेवर एयरपोर्ट आ ही रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मोदी जी, योगी जी सही काम कर रहे हैं। जो चीज बनेगी वो तो तरक्की होगी। हवाई जहाज के बनने अड्डे थे, हमारे यहाँ तो तरक्की है। ये एयरपोर्ट जो बना बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ तरक्की हो जाएगी और बालकन को रोजगार मिल जाएगा। देखो जी, एयरपोर्ट बनने से यहाँ रोजगार बढ़ेगा। एयरपोर्ट से यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत ज्यादा लोगों की जो बेरोजगारी थी वो खत्म होगी। हवाई अड्डे पर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर विकसित किया जाएगा, जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांजिट केंद्र होगा। मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे के स्टेशन होंगे। टैक्सी, बस सेवा और निजी वाहन पार्किंग की सुविधा मौजूद होगी। इस हवाई अड्डे के बनने से नए उद्योगों को असंख्य अवसर मिलेंगे तथा रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। जेवर से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पोषण अभियान हर राज्य में मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए। 39वें प्रगति इंटरेक्शन में पोषण अभियान की समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने जमीनी स्तर पर शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों और अन्य स्थानीय संगठनों के योगदान की बात कही। की जाती है। बैठक के दौरान कुल 9 एजेंडा रखे गए, जिनमें से 8 प्रोजेक्ट जो कि 20,000 करोड़ रुपए के थे, प्रधानमंत्री ने उनकी भी समीक्षा की। जिनमें 3 रेलवे से संबंधित प्रोजेक्ट शामिल रहे तो सड़क परिवहन के 2, ऊर्जा मंत्रालय के 2 और 1 पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित रहे। वहीं प्रधानमंत्री ने पोषण अभियान की भी समीक्षा की। बच्चों में पोषण के मद्देनजर अभियान को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की मदद लेने और जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। प्रगति की अभी तक 38 बैठकों के दौरान कुल 14.64 लाख करोड़ रुपए के 303 प्रोजेक्ट की समीक्षा की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोषण अभियान हर राज्य में मिशन मोड में पूर्ण सरकार के दृष्टिकोण से लागू किया जाना चाहिए। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 1,19,38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। इधर झारखंड में भी कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। देवघर जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से छात्र छात्राओं के जरिए जागरूकता फैलाने की मुहिम शुरू की गई है। इसी कड़ी में देवघर के विभिन्न कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और स्कूल के विद्यार्थियों का सहारा लिया जा रहा है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सीके शाही और मेडिकल टीम ने बच्चों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया ताकि बच्चे अपने अभिभावक और पड़ोसियों को वैक्सीन के प्रति जागरूक कर सकें। And left behind their families, my condolences, heartfelt feelings to all of them. I also extend my condolences from the bottom of my heart. पेरेंट्स को भी उससे अवेयर करेंगे कि जो इनोकुलेशन प्रोग्राम जो सरकार ने चला रखी है वो लें जो एलिजिबल लोग हैं। जैसा कि अभी सीएस साहब बता रहे थे, हमारे डॉक्टर सीके शाही साहब, कि बोल नहीं लैक्टेटिंग मदर भी ले सकते हैं, जो कमज़ोर हैं, जो कुछ बीमारी से पीड़ित हैं, उन लोग के लिए भी वैक्सीनेशन है। तो उन लोगों के लिए कुछ खास थोड़ा सा ख्याल रखें। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9,119 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे अधिक 10,240 लोगों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। 119 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं बीते दिन आपको बता दें कि 10,264 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.33% हो गया। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,09,940 हो गई है, जो कि 539 दिनों में सबसे कम है।
इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में 16 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 16 लोगों ने भी इस महामारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 123 सक्रिय केस हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज दोपहर 4 बजे से रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। ये 3 कृषि कानून हैं: किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। ये अधिनियम पिछले वर्ष संसद के मानसून सत्र में पारित किए गए थे। दी गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडलीय ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की औपचारिकता को पूरा कर लिया है। अब 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पहले संसद के किसी सदन में इन कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल पास होगा, उसके बाद दूसरे सदन में भी इसे पास कराया जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधिवत ये कानून खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार के फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। हम धन्यवाद कहते चाहते हैं कि उन्होंने हम लोग के बहुत गरीबी आई था, माने मोदी जी हम लोग के राशन पानी देते गए, हम लोग खाते गए, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। तो और बढ़ा दिया है तो और हम लोग गरीब बंदे और लोग हम लोग के बहुत सुविधा कर दिए, उनको लिए भी धन्यवाद। इस वजह से अनेक गरीबों को उसका फायदा होगा। जो लोगों के धंधे और नौकरी ठप्प है, इस योजना के वजह से उन लोगों के घर में खाना बनेगा और वह भरपेट खाना खा सकते हैं। 6 महीना तक फ्री दिया कनक खाने के लिए गरीब बंदा के आपने बहुत सोचा मेरे लिए। अब 4 महीना और आगे बढ़ा दिया, तो आपको मेरे तरफ से धन्यवाद है जो गरीब के आपने सोचा। देश में 80 करोड़ लोगों को मार्च 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 30 नवंबर को बंद हो रही इस योजना को अगले 4 महीने तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। वो खत्म हो रही थी। देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मार्च 2022 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। पीएमजीकेवाई के तहत पात्र परिवार को अलग से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। अब तक पीएमजीकेवाई 1 से 4 चरण तक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर लगभग 600 लाख मीट्रिक टन का आवंटन किया गया है, जिस पर करीब 2.07 लाख करोड़ रुपए की खाद्यान्न सब्सिडी भी दी गई है। मोदी सरकार के इस योजना के मार्च तक विस्तार से 80 करोड़ लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद 100 दिनों तक रोज दवाई लूं। बेटी, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है, और तुम फिर ऐसे पतले थैले में इतना सामान। छोड़ो ना माँ, उसका शरीर भी मजबूत है और ये थैला भी। ये देखो। बेटी, ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। ये लो, चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है,
हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवाद काफी कम हुआ है। श्री मिश्रा ने रांची दौरे के क्रम में पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। बैठो ना, ठीक है, ठीक है सर, लीजिए बैठिए। मैं पीछे हूँ, बैठो ना, ठीक है, ठीक है। बल है जैसे CISF है या BSF है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, तो ऐसे सारे बल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनके रहन सहन के लिए जो भी सुविधाएं हो सके, जो इनका जीवन का स्तर थोड़ा हम ऊपर कर सकें, ऐसे सभी सकारात्मक कार्य गृह मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। उसी क्रम में आज ये 272 फ्लैट्स का यहाँ पर लोकार्पण किया जाए। स्वदेश में निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वेला का आज मुंबई में नौसेना गोदी में जलावतरण किया गया। इस सबमरीन में नौसेना की जरूरतों को देखते हुए वॉरफेयर उपकरण लगाए गए हैं। नौसेना बेड़े में शामिल किया गया है। इस पनडुब्बी का इस्तेमाल हर तरह के वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस के काम में भी किया जा सकता है। वेला पनडुब्बी को मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। आधुनिक फीचर्स की वजह से ये सटीक निशाना लगा सकती है। कलवरी, खंदेरी और करंज के बाद INS वेला इस श्रृंखला की चौथी पनडुब्बी है। इससे सामरिक महत्व के समुद्री मार्गों की रक्षा करने की देश की इसमें क्षमता बढ़ेगी। In its new incarnation, Vela is a potent platform with an ability to undertake the entire spectrum of submarine operations. And given today's dynamic and complex दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के झारखंड पवेलियन में कल झारखंड राज्य दिवस का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड की लोक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पवेलियन में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पवेलियन में लगे स्टॉलों में उनके हुनर एवं कार्य प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के उद्योग विभाग की नई औद्योगिक नीति सूक्ष्म, लघु और भारी उद्योगों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। मौके पर अन्य लोगों के अलावा मंत्री सत्यानंद भोक्ता और उद्योग तथा खान सचिव पूजा सिंघल भी मौजूद थी। उधर राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने भी दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में लगे व्यापार मेले का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पलाश मार्ट एवं आदिवा के अच्छे प्रदर्शन के लिए सखी मंडल की महिलाओं को बधाई दी और उनका हौसला बढ़ाया। सारी दीदियाँ जिन्होंने इतने सुंदर प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले किया है, चाहे वो पलास का हो या आदिवा ज्वेलरी का हो, मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह प्रोडक्ट्स आपके ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आप आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से काफ़ी मजबूत होंगे, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई करा सकें। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानते हैं साधु वासवानी और दुला भाया काग के बारे में। आज की इस कड़ी में हम राष्ट्रवादी और शिक्षाविद साधु वासवानी को याद करते हैं, जिनका जन्म 25 नवंबर 1879 को हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के शुरुआती समर्थक वासवानी ने कई प्रतिष्ठित कॉलेजों के प्रिंसिपल के रूप में काम किया और बाद में मीरा मूवमेंट इन एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा को फिर से परिभाषित किया।
वो एक विशाल परिमाण में रचना करने वाले लेखक भी थे, जिन्होंने अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा सिंधी में कई किताबें लिखी। साधु वासवानी का जन्म अविभाजित भारत के सिंध क्षेत्र में थानवर दास लीलाराम वासवानी के घर में हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वासवानी ने अपनी माँ से भगवान और मनुष्य की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की अनुमति मांगी, लेकिन वो नहीं मानी तो वासवानी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में इतिहास और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। कलकत्ता में वासवानी को अपने गुरु श्री प्रमोथोलाल सेन मिले। जुलाई 1910 में वासवानी अपने गुरु के साथ विश्व धर्म कांग्रेस में भाग लेने के लिए बर्लिन गए। सम्मेलन में वासवानी ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाषण दिया और शांति का संदेश दिया। वासवानी उस समय के थे जब औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के संघर्ष के रूप में देशभक्ति अपने चरम पर थी। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी के रूप में काम करते थे। उन्होंने देश के युवाओं को मातृभूमि की सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रेरित करने वाली कई पुस्तकें लिखी। इनमें शामिल हैं बिल्डर्स ऑफ टुमारो, माई मदरलैंड और इंडिया अराइजन। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को औपनिवेशिक शासक को सत्ता से बेदखल करने के अलावा अन्य रूप में भी देखा। उनके लिए इसमें भारत का आध्यात्मिक उत्थान भी शामिल था, ताकि जनता को गरीबी की बेड़ियों से मुक्त किया जा सके और प्रत्येक मानव गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके। साधु वासवानी अपने समय से बहुत आगे थे। जब देश ब्रिटिश राज से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था और महिलाएं घर तक ही सीमित थीं, तब उन्होंने महिलाओं के उत्थान और चरित्र निर्माण में योगदान करने वाली एक आदर्श और विश्व स्तरीय शिक्षा की बात की। 1933 में मीरा स्कूल फॉर गर्ल्स का उद्घाटन हुआ और इस स्कूल ने मीरा मूवमेंट इन एजुकेशन की आधारशिला रखी। साधु वासवानी 16 जनवरी 1966 को 86 वर्ष की आयु में दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके निधन पर विश्व भर में शोक की लहर छा गई। हम इस महान भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवादी को नमन करते हैं, जिन्होंने न केवल देश की स्वतंत्रता के लिए बल्कि भारतीयों की आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए भी काम किया। आज हम प्रसिद्ध कवि, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी दूला भाया काग को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 25 नवंबर 1902 को गुजरात के सौराष्ट्र में हुआ था। काग को भक्ति गीतों के साथ साथ गांधीवादी दर्शन और भूदान आंदोलन पर आधारित गीतों से युक्त 8 खंडों वाली कागवाणी प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी और विनोबा भावे के लिए स्तुति भी लिखी। 1962 में काग को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। 2 फरवरी 1977 को 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। काग हालांकि स्वयं प्राथमिक स्कूल से आगे पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन उनकी कविताएं आज भी प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक में शामिल की जाती हैं। 25 नवंबर 2004 को डाक विभाग ने काग की 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रखेंगे आधारशिला। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे। राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली के प्रगति मैदान में दिखी राज्य की परंपरा और संस्कृति की झलक। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि उद्योगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी नई औद्योगिक नीति। और नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का हुआ ट्रायल। 20 महिला फुटबॉल खिलाड़ी आज जाएंगी केरल। यदि श्री गणेश तुमसे रुष्ट होते तो क्या तुम दोनों भाइयों का मिलन हो पाता?
है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार